हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना कॉमर्स पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम आपको लेकर आए हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पर। ठीक है, आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हमारे पास है वो कौन कौन से हैं और उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। ठीक है, वहाँ पे हमने इसके फीचर्स पढ़े थे, उसकी नीड्स पढ़े थे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल के क्या फीचर्स है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी क्वालिटी होती है, इसकी क्यों जरूरत पड़ती है, हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हमें प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, कौन कौन से एजम्पशंस हमें प्रोवाइड किए हैं, तो आज हम उनको पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने नंबर 4 से स्टार्ट किया है। 1 2 3 मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस वहाँ पे कर लिया है। स्टूडेंट्स, प्लीज आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। पहला, दूसरा और तीसरा जो भी कॉन्सेप्ट है हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको डिस्कस किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 4 से। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारा नंबर 4 है वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है। ठीक है, इसके दो नाम है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल है कि जो हमारा बिजनेस है ना और जो हमारा बिजनेसमैन है, बोथ हैव अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, दोनों की जो एंटिटी है ना एक दूसरे से अलग है। ठीक है, वो दोनों को अलग मानता है। हमारा जो अकाउंटिंग है, जो हम अकाउंटिंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर उसकी आंखों से देखा जाए तो वो क्या कहता है कि भाई बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों लोग अलग होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इसके पीछे कारण क्या है कि अगर वो ऐसा समझ ले कि बिजनेस और बिजनेसमैन एक ही है, मतलब बिजनेसमैन है जो कुछ है वही है। ठीक है, मतलब जो बिजनेस है वो कुछ नहीं है, और बिजनेसमैन क्या करता है, अपनी बुक्स में एंट्री कर रहा है इन द मतलब बिजनेस की बुक को छोड़ के वो अपनी ही मान लीजिए कि बिजनेसमैन जो है वो अपनी बुक में एंट्री कर रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि ना वो कुछ अपने पर्सनल खर्चे भी उसमें दिखा सकता है, और जैसे ही वो अपने पर्सनल खर्चों को वहाँ पे मेंशन करता है, उसका प्रॉफिट क्या होता है, डाउन हो जाता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा टैक्सेशन वगैरह में ऑडिट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पे आ सकती है। तो इसलिए क्या किया गया है कि, और दूसरी चीज़ क्या है कि वो अपने प्रॉफिट को कंपेयर भी नहीं कर पाएगा कि पिछले साल मैंने कितना प्रॉफिट जनरेट किया था, इस साल मैंने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, क्योंकि वो सारे अपने पर्सनल खर्चे भी उसके अंदर दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा कि उसका जो एक्यूरेट जो फिगर है प्रॉफिट का, बिजनेस का, वो कभी भी उसको असरटेन नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, वो क्या करता है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे एक मैं बिजनेसमैन को बना देता हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए बिजनेसमैन है, मिस्टर एक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिस्टर एक्स और इनका एक बिजनेस है। ठीक है, मान लीजिए वो कोई शॉप चलाते हैं। ठीक है, इनकी शॉप है। तो अब ये क्या है ना, एक दूसरे से डिफरेंट है। दोनों की जो एंटिटी मानी जाएगी डिफरेंट मानी जाएगी, दोनों अलग माने जाएंगे अकाउंटिंग की आइज से। ठीक, अकाउंटिंग क्या करेगा, इनको इस तरह से हमें ट्रीट करेगा कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों ही अलग हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम अकाउंटिंग में क्या किसकी बुक में एंट्री करते हैं, बिजनेसमैन की? नहीं, हम इसकी बुक में एंट्री नहीं करते, हम करते हैं उसके बिजनेस की। ठीक है, बिजनेसमैन की बुक में हम एंट्री नहीं करेंगे, मतलब बिजनेसमैन के नाम से कोई एंट्री नहीं होगी कि हम जो हमारे पास जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वहाँ पे बिजनेसमैन का नाम लिखा हुआ होगा कि हम इसके बुक्स में एंट्री करें। नहीं, हम एंट्री करेंगे, जो भी कुछ करेंगे वो करेंगे उसके बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, मान लीजिए बिजनेस का नाम है उसके एक्स एंड सन्स। ठीक है, एक्स एंड सन्स, मान लीजिए मिठाई की दुकान है, एक्स एंड सन स्वीट, ऐसे कुछ भी हो सकता है, एक्स एंड सन गारमेंट्स हो सकता है, या कोई भी बिजनेस का नाम हो उसका हो सकता है। तो ऐसे केस में हम इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, इन द बुक्स ऑफ बिजनेस की ही एंट्री करते हैं। ठीक है, ना कि बिजनेसमैन का। तो ये इसमें हमें पढ़ाया जाता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में कि भाई ऐसा है कि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों को अलग मानिए। अकाउंटिंग क्या कहता है, दोनों भाई अलग है मेरे लिए। तो ठीक है, दोनों की जो एग्जिस्टेंस है मेरे लिए अलग होती है। ठीक है, वो एक नहीं होते, तो हमें डिफरेंट मानना पड़ता है। जैसे मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि जब बिजनेसमैन जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, जो भी पैसा लगाता है बिजनेस में, तो उसको लायबिलिटी मानते हैं। ठीक है, कैपिटल। ठीक है, वैसे कहते हैं इसको कैपिटल, कि बिजनेसमैन जो भी पैसा बिजनेस में लगाता है उस अमाउंट को क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। लेकिन वो कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी होती है। क्यों लायबिलिटी होती है भाई,
क्योंकि ये बोलता है भाई ये पैसा मैं आपको दे रहा हूँ, बिजनेसमैन बोलता है बिजनेस से भैया ये पैसा आप लो और इससे अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करो, मतलब चीज़ों को खरीदो, परचेज करो, ठीक है, सेल करो, एक्सपेंसेस करो, वगैरह वगैरह खर्चे करो और इनकम जनरेट करो, और उसके बदले में मुझे क्या दोगे, प्रॉफिट दोगे, ठीक है, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, लॉस हुआ तो लॉस देगा, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों को अलग माना जाता है, ठीक है, क्योंकि जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है, मतलब कैपिटल, वो भी एक लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए, ठीक है। और क्यों होती है, क्योंकि भाई दोनों अलग हैं, वो उसको पैसा दे रहा है, लगा रहा है बिजनेस में, इसलिए दोनों की एंटिटी क्या मानी जाती है, डिफरेंट मानी जाती है फ्रॉम ईच अदर। अब स्टूडेंट देखिए दूसरा यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट है, वो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। देखिए स्टूडेंट मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है, इसमें बस सिंपल से ये बताया गया कि ये कॉन्सेप्ट जो इम्प्लाई करता है वो कहता है कि आपको उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है जो कि मॉनेटरी टर्म के हों, ठीक है, मतलब फाइनेंशियल कैरेक्टर के हो, मतलब कुछ पैसे वैसे वाली बात हो गई। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया कि हमारे यहाँ के एम्प्लॉयज़ जो है ना हमारी कंपनी के बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छे से काम करते हैं, ठीक है, और कुछ लोगों ने बोल दिया हमारे यहाँ के एम्प्लॉयज़ जो है अच्छे नहीं है, बहुत ही बेईमान टाइप के या फ्रॉड, तो क्या हम इनकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं? नहीं, इसको मॉनेटरी टर्म में हम मेजर कहाँ कर रहे हैं, तो बात किसी ने कुछ भी कह दिया, ठीक है, तो हम ऐसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो मॉनेटरी टर्म का, जैसे कि हमने सेल कर दिया 10,000 रुपये का, गुड्स बेच दिया, या गुड्स परचेज कर लिया 50,000 का, तो इस तरह का, या किसी ने हमें ऑर्डर दे दिया कि भाई हमें 10,000 का गुड्स चाहिए, तो क्या ये कोई मॉनेटरी टर्म का ट्रांजेक्शन हुआ? नहीं, ऑर्डर देना कोई मॉनेटरी टर्म नहीं, जब तक कि हम एकदम सेल ना कर दे, ठीक है। एक्चुअल में जब हम सेल करेंगे, जैसे हमें किसी ने ऑर्डर दिया 1 तारीख को, 1 अप्रैल को हमारे पास ऑर्डर आया कि भाई 1 लाख का गुड्स चाहिए, तो हमने बोला ठीक है भाई, तो क्या हम इसको लिख लेंगे कि ऑर्डर आया 1 लाख का गुड्स? नहीं, इसको हम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा रफली कहीं लिख सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जब तक कि ट्रांजेक्शन हो नहीं जाता, जब तक कि हमारे यहाँ से गुड्स चला नहीं जाता, सेल नहीं हो जाती, तब तक हम उसको इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किए जो मॉनेटरी टर्म को फाइनेंशियल कैरेक्टर के हों, जिनको हम मेजर कर सकें पैसों में, ठीक है, मनी में। अदरवाइज हम बाकी सारे फालतू फिजूली जो बातें होती रहती है उनको छोड़ो, उनको रिकॉर्ड नहीं करना है स्टूडेंट्स। दूसरा आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। देखिए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है, अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड मतलब एक तरह से कह सकते हैं अकाउंटिंग ईयर, जो कि स्टार्ट होता है हमारे का 1 अप्रैल को, ठीक है, 1 अप्रैल को, 1 तारीख को स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, और एंड होता है नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को, ठीक है स्टूडेंट। कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल। जैसे मान लीजिए इस समय कौन सा चल रहा है, इस समय हमारा चल रहा है 1 अप्रैल 2021, और ये कब एंड होगा? ये एंड होगा हमारा 31 मार्च 2020 में, ठीक है स्टूडेंट। 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगा, 31 मार्च 22 को ये क्या होगा हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये होता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड। कुछ लोग कैलेंडर ईयर भी यूज करते हैं, जो कि हम कैलेंडर में होता है, जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को एंड हो जाता है, वो कैलेंडर ईयर होता है। ये हमारा क्या है, फाइनेंशियल ईयर, जिसको हम अकाउंटिंग पीरियड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, यहाँ इस कॉन्सेप्ट में ये बताया गया कि हर बिजनेस में एक पीरियड मान के चलो भाई। पीरियड मतलब क्या, 12 महीने का एक साल होता है, तो कोई भी 12 महीने सिलेक्ट कर लो, चाहे कैलेंडर ईयर, चाहे अकाउंटिंग ईयर में, या फाइनेंशियल ईयर, कोई भी एक ईयर आप सिलेक्ट कर लीजिए। क्यों सिलेक्ट कर लें? क्योंकि भाई अगर आप कोई एक इंटरवल नहीं लेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, मेरी प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है। आप कभी चेक कर, कैसे चेक करोगे? कभी देखोगे ना, जैसे मान लीजिए कि दिन भर एक दुकानदार सामान बेचता है, सेल करता है, तो शाम को देखता भी तो है कि कितना सेल हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सब चेक भी तो करता है ना। तो अगर आप भी बिजनेस करते रहे हो, करते चले जा रहे हो, कोई भी आपने टाइम फिक्स नहीं किया हुआ है कि मैंने इतने टाइम को देखना है कि मेरी क्या इनकम हो रही है, कितना सेल हो रही है, कितना परचेज हो रही है, क्या प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए एक टाइम तो फिक्स करेंगे आप। तो उसी को कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। क्योंकि हमें एक पीरियड बना के रखा हुआ है कि आपने कि इस ईयर में कोई भी पर्टिकुलर ईयर हो सकता है, तो उस ईयर में आप ये चेक करेंगे कि कितना मेरे को प्रॉफिट हुआ, कितना मैंने इस पीरियड में सेल किया, कितना इस पीरियड में मैंने परचेज किया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे अपने कितना मैंने, मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है, क्या है, मेरे बिजनेस की प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए आप एक पीरियड तो तय करोगे ही। तो उसी पीरियड को हम कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट में यही बताया जाता है कि आप कोई भी एक पीरियड सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे कैलेंडर ईयर, चाहे फाइनेंशियल ईयर। तो ऑलमोस्ट बिजनेस जो होते हैं वो फाइनेंशियल ईयर को ही रिकमेंड करते हैं और उन्हीं को अडॉप्ट करते हैं स्टूडेंट्स, जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, कोई भी ईयर हो सकता है,
तो मैंने तो अभी करंट का बताया 1 अप्रैल 2021 से, और जो कि एंड हो जाएगा 31 मार्च 2022 को स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसमें क्या बताया गया है, देखिए स्टूडेंट्स, इसमें सिंपल सी एक बात है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई हम फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करते हैं, फिक्स्ड एसेट जैसे मशीनरी हो गया, ठीक है, कोई भी या बिल्डिंग हो गई, अगर जब हम उसको एक्वायर करते हैं, जिस डेट में हम इसको एक्वायर करते हैं, उसी डेट का जो भी अमाउंट है उसका, ठीक है, जो भी उसका प्राइस रहा हो, जब हमने इसको परचेज किया हो, तो उस डेट का जो भी उसका प्राइस रहा, हम उसी को हमेशा अडॉप्ट करेंगे अपने अकाउंटिंग प्रोसेस में। जब भी हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे, उसके मतलब उसको मेंटेन करेंगे उसके अकाउंट को। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग हमने परचेज की थी आज से 3 साल पहले 20 लाख रुपए की, तो 20 लाख की जब हमने बिल्डिंग परचेज की थी 20 लाख की, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर उसके दाम बढ़ गए हों, उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो बढ़ गई हो या घट गई हो। तो हमें इस चीज़ पर फोकस नहीं करना है कि हमने जो एसेट परचेज की है उसके दाम बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है या डिक्रीज हो रही है, उससे हम पर फोकस हमें करना ही नहीं है, डजेंट मैटर, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें बस उस प्राइस पर ध्यान देना है जितने में हमने इसको एक्वायर किया था, मतलब 20 लाख पर। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर उसके दाम 25 लाख हो गए हों या 30 लाख हो गए या कम भी हो गए हों, 15 लाख हो गए, तो हम उस वैल्यू पर कैलकुलेशन करने लग जाएं कि भाई दाम तो बढ़ गया है, 20 से 25 हो गए तो 25 लाख मान लो कि हमारी बिल्डिंग का 25 लाख की हो गई है या 30 लाख की हो गई है या 18 लाख की हो गई। ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है स्टूडेंट्स, इस पर ध्यान नहीं देना। हमने जितने में एक्वायर किया है 20 लाख में, तो हम 20 लाख ही उसको मानेंगे। और हाँ, बिल्डिंग है मतलब फिक्स्ड एसेट है, तो इस पर एनुअली डेप्रिसिएशन भी लगेगा, तो हम उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते रहेंगे, ठीक है, जो भी रेट होगा उसके बिहाफ में हम उसको डेप्रिसिएशन भी उस पर चार्ज करते रहते हैं। एवरी ईयर उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन मतलब होता है ह्रास लगना। जब हमारी फिक्स्ड एसेट्स ईयर बाई ईयर क्या होती है, पुरानी होती रहती है, उसका यूज़ करेंगे तो पुराना ही होगा कोई भी चीज़ हो, ठीक है, तो उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये हम कभी चैप्टर डेप्रिसिएशन आएगा तो वहाँ पे उसको पूरे चित्र से वहाँ पे स्टूडेंट्स बताया जाएगा आपको। तो समझ गए आप लोग, सीधी सीधी बात है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इसके दो नाम है, या तो आप कहिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट या इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट इसलिए कहा जाता है कि जब हमने इसको एक्वायर किया था, जिस वैल्यू पे हमने इसको एक्वायर किया था किसी भी एसेट को, उसी कॉस्ट पे ही हमें क्या करना है, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना है। हम इस चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे कि उसकी मार्केट वैल्यू घट रही है या बढ़ रही है, उस पर हमें मतलब नहीं रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। दूसरा आता है ड्यूल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। देखिए ड्यूल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट जो होता है पूरा का पूरा डबल एंट्री सिस्टम पे फोकस करता है या उस पर डिपेंडेंट है, या मान लीजिए कि वैसा ही है ड्यूल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। मतलब कि जब भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, वो मॉनेटरी टर्म का होना चाहिए पहली चीज़। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा तो कहीं ना कहीं 2 अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, कम से कम 2 अकाउंट में इफेक्ट तो पड़ना ही पड़ना है, ठीक है। जैसे कि अगर एक चीज़ डेबिट होगी तो सेम अमाउंट से दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज 10,000, मतलब 10,000 रुपये में हमने गुड्स को खरीद लिया। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब हम 10,000 में गुड्स को खरीदेंगे तो गुड्स तो हमारे पास आएगा, ठीक है, गुड्स आ जाएगा हमारे पास, और क्या चला जाएगा, कैश चला जाएगा, क्योंकि पेमेंट करेंगे ना उसको तो पैसा देंगे। वही कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ आती है तो दूसरी एक चीज़ जाती भी जरूर है, तो उसी को कहते हैं ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कि बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शंस होते हैं वो कहीं ना कहीं 2 अकाउंट में उसका इफेक्ट पड़ना तय है, 2 अकाउंट में इफेक्ट उसका पड़ेगा ही। अगर एक चीज़ डेबिट होगी तो दूसरी चीज़ को सेम अमाउंट से क्रेडिट होना होगा। अगर हमने 10,000 रुपये का गुड्स खरीदा है तो 10,000 का गुड्स हमारे पास आ जाएगा और 10,000 कैश चला भी जाएगा स्टूडेंट्स। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे नहीं सर, अगर हमने उधार में खरीद लिया तो क्या होगा। तो अगर आपने उधार में खरीद लिया तो ठीक है, 10,000 का गुड्स आपके पास आएगा, लेकिन 10,000 से आपके क्रेडिटर तो बढ़ जाएंगे ना, देनदार तो बढ़ेंगे, सॉरी लेनदार तो बढ़ेंगे ना आपके, क्रेडिटर मतलब लेनदार, आपको इन फ्यूचर तो उसको पेमेंट करना होगा, तो लायबिलिटी तो आपकी बढ़ रही है ना 10,000 से। तो ये होना तय है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उसके कहीं ना कहीं 2 अकाउंट पे इफेक्ट पड़ना तय है, वो होके रहेगा। तो उसी कहते हैं ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इसमें एक अकाउंट अगर डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट भी होगा, वो भी सेम अमाउंट से, जितने अमाउंट से पहला डेबिट हुआ है तो दूसरा जो क्रेडिट हुआ है वो सेम उसी अमाउंट से क्रेडिट भी होगा स्टूडेंट्स। दूसरा है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा एक्रूअल जो बेसिस था हमने पढ़ाया था, जो एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट, कुछ ना कुछ उसी के जैसे ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट में ये होता है सिंपली कि जिस भी पर्टिकुलर डेट पर हम रेवेन्यू को जनरेट करते हैं, डेट हो सकती है या मंथ या ईयर हो सकता है या मंथ, कुछ भी हो सकता है, वैसे फिलहाल आप डेट को समझिए।
जिस भी पर्टिकुलर डेट पे हम रेवेन्यू को जनरेट करते हैं तो उसी दिन उसकी एंट्री पास करते हैं, मतलब उसी दिन रिकॉर्ड करते हैं उसके बुक में। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर मान लीजिए कि हमने कोई सेल किया गुड्स, 1 अप्रैल को सेल किया स्टूडेंट्स, ठीक है, 1 अप्रैल को मान लीजिए हमारे पास ऑर्डर आता है, ठीक है, ऑर्डर आता है कि भाई हमें 10,000 का या 1 लाख का गुड्स चाहिए, 1 लाख का गुड्स मान लीजिए चाहिए, ऑर्डर आ गया हमारे पास। हमने क्या किया, हमने बोला ठीक है भाई 2 तारीख को हमने गुड्स उनके यहाँ पास पहुँचा दिया, मतलब ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ से, ठीक है स्टूडेंट्स। और मान लीजिए कि 10 तारीख को पैसे आ गए, ठीक है, उन्होंने पेमेंट कर दिया 10 तारीख को। तो अब हमारे पास 3 डेट है, 1 तारीख जब ऑर्डर आया, फिर सेकंड बात ये हो गई कि भाई हमने जब गुड्स को ट्रांसफ़र किया, मतलब कब 5 तारीख को, और 10 तारीख को हमने पेमेंट रिसीव कर लिया। तो कब एंट्री पास करेंगे इसकी, हम एंट्री पास करेंगे जब हमने ओनरशिप को ट्रांसफ़र किया। कब की हमने गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफ़र, 5 तारीख को की। तो एक्चुअल जो सेल हो रही है वो 5 तारीख को हो रही है, तो मतलब इस ट्रांजेक्शन को हम मान लेंगे कि 5 तारीख को हुआ है, ठीक है। ये रेवेन्यू हमें कब जनरेट हो रहा है, 5 तारीख को जनरेट हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ऑर्डर कब आया, क्या इसका पेमेंट कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट ये होगा सिंपली कि सेल कब की हमने। यही सारी बातें डिपेंड करती हैं एक्सपेंसेस और इनकम पर भी। अगर मान लीजिए कि हमें रेंट पे करना है, ठीक है, मान लीजिए कि हमने पूरे मार्च, ठीक है, मार्च में मान लीजिए हमें रेंट पे करना है, मार्च का रेंट, ठीक है, या मान लीजिए फैक्ट्री रेंट है, फैक्ट्री का रेंट देना है मार्च मंथ का, जो कि हमारा ईयर है यहाँ पर 2019, और नेक्स्ट जो मंथ स्टार्ट हो जाएगा, ईयर स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी, वो क्या हो जाएगा 2020, क्योंकि 31 मार्च तक तो 2019 रहेगा। जैसे ही 1 अप्रैल लगेगा हमारा कौन सा ईयर स्टार्ट हो जाएगा, 2020, ठीक है। ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड था ना। तो इस तरह से मान लीजिए हमने पूरे मार्च मंथ किसी फैक्ट्री को यूज़ किया, लेकिन उसका रेंट पे नहीं किया, और उसका रेंट हम पे कब कर रहे हैं, मान लीजिए अप्रैल में, 5 अप्रैल को पे कर रहे हैं। तो क्या हम कौन से ईयर का इसको एक्सपेंस मानेंगे, हम मानेंगे मार्च का, क्योंकि उसकी सर्विसेज, जो हमने उसकी सर्विसेज को रिसीव किया वो मार्च मंथ में, मतलब प्रीवियस ईयर में, मतलब 2019 में किया। पेमेंट हम अप्रैल 2020 में कर रहे हैं, डजेंट मैटर, हम पेमेंट कब कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हम ये देखिए कि सर्विस आपने कब ली उसकी, जिस पर्टिकुलर ईयर में आपने सर्विस को लिया उसी ईयर में आप उसको मेंशन करेंगे, ठीक है, उसी ईयर में आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, उसी ईयर में आप उसकी जर्नल एंट्री करेंगे, जिस ईयर में आपने या जिस मंथ में आपने या जिस डेट पर आपने उसको सर्विसेज को एक्चुअल में लिया है, ठीक है। कैश के पेमेंट से मतलब नहीं कि कैश आप कब दे रहे हो, तो कैश बेसिस अकाउंटिंग अलग होती है, वहाँ पे दूसरी चीज़ हो जाती है, कैश बेसिस अलग होती है, ये एक्रूअल बेसिस है, ठीक है। रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट में यही कहा गया है कि जिस पर्टिकुलर ईयर में आपको रेवेन्यू मिलता है या जैसे आप सेल करते हो जिस भी डेट पर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको पैसे कब मिल रहे हैं उसके, कैश कब आपको मिला ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि सेल आप कब की, किस डेट पे की, उसी डेट को आप रिकॉर्ड कर लीजिए कि मेरी सेल इस डेट को हुई है। परचेज के लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा कि आपने जिस पर्टिकुलर डेट पर परचेज किया है, ठीक है, पेमेंट आप बाद में कर दीजिए 2-4 दिन बाद, वो इंपॉर्टेंट है। गुड्स तो आपके पास जिस डेट में आया आप उसी डेट को उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो यही होता है रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट, कि रेवेन्यू को आप रिकग्नाइज कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम मैचिंग कॉन्सेप्ट देखिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट का सिंपल मतलब होता है कि एक्सपेंसेस और कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू, मतलब कि जो भी रेवेन्यू आपने किसी पर्टिकुलर ईयर में जनरेट किया है, किसी भी पर्टिकुलर ईयर में आपने जो रेवेन्यू जनरेट किया है, उस रेवेन्यू को जनरेट करने में जो भी एक्सपेंसेस और कॉस्ट लगी है, ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस और कॉस्ट लगी है वो दोनों मैच करनी चाहिए। मतलब रेवेन्यू और उस रेवेन्यू को जनरेट करने में, मान लीजिए कि रेवेन्यू मतलब क्या, सेल, मैं मान लीजिए यहाँ लिखता हूँ सेल, ठीक है स्टूडेंट्स, सेल, मैंने यहाँ पे सेल करा किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में, किसी पर्टिकुलर ईयर में मैंने सेल करा, जितने भी अमाउंट का मैंने सेल किया, मान लीजिए 1 लाख रुपए का सेल करा, 1 लाख रुपए का मैंने सेल किया है, तो इस 1 लाख की रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जितने भी मैंने एक्सपेंसेस और कॉस्ट लगाई है वो इसके इक्वल आनी चाहिए, मतलब सेम होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी को कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि हमने जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट किया है, जो भी रेवेन्यू किसी भी पर्टिकुलर ईयर में जितना भी रेवेन्यू जनरेट किया है, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जो भी रेवेन्यू जनरेट किया है उस पर लगा हुआ खर्चा या कॉस्ट को ही हम मैच करते हैं, उसी को मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। दोनों इक्वल आने चाहिए। यहाँ पे हमें कुछ बातों पर ध्यान भी रखना चाहिए, जैसे यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट्स कर लेने चाहिए, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट करना चाहिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए, अगर कोई अनसोल्ड स्टॉक या गुड्स बचा हुआ है एंड ऑफ द ईयर में तो उसको भी देख लेना चाहिए,
क्योंकि वो सारी चीज़ें क्या होगी इस जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे मानेंगे कि हाँ भाई हमारा एक्सपेंस है इस ईयर में, तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे। लेकिन प्रीपेड है तो वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो गया एक्सपेंस, तो हम यहाँ पे नहीं लाएंगे उसको। मतलब इस रिवेन्यू को जनरेट करने में उसका कोई हाथ नहीं है, ठीक है। हमारा कहने का मतलब है कि इस रिवेन्यू को अगर जो जनरेट किया है, जो भी रिवेन्यू है, चाहे सेल्स से हो या और भी कुछ भी हो सकता है, जैसे हमें कहीं से इनकम जनरेट हो रही है सेल के अलावा भी, जैसे हमें सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ से भी हमें इनकम जनरेट हो रही है। मतलब टोटल ओवरऑल आपको बस ये दिखना कि पूरा आपने कमाया कितना, उस पर्टिकुलर ईयर में आपने कितना अर्न किया। अब उसको अर्न करने में आपने जो जो खर्चे किए वो उस रेवेन्यू से ही रिलेटेड होने चाहिए। ये नहीं कि आपने एडवांस में पे कर दिया नेक्स्ट ईयर का, तो ये आपका यहाँ पे नहीं आएगा, तो वो वहाँ से हट जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग रहेगा, बकाया कुछ है तो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। और जैसे अनसोल्ड गुड्स हैं, जैसे क्लोजिंग स्टॉक है, तो वो एज अ ओपनिंग स्टॉक हम आगे उसको ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पर उसको नहीं रखेंगे क्योंकि वो अनसोल्ड है। क्योंकि जो गुड्स बिका ही नहीं तो वो सेल में कहाँ आ सकता है, वो तो आपका नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर हो जाएगा एज अ ओपनिंग स्टॉक। तो सिंपल सी मतलब बात ये होगी कि जो भी एक्सपेंसेस और कॉस्ट है, ठीक है, जो भी किसी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए लगे खर्चे और कॉस्ट, या खर्चे या कॉस्ट कुछ भी हो सकता है, किसी रेवेन्यू को मतलब किसी भी सेल को या कोई भी रेवेन्यू इनकम को जनरेट करने में जो भी ये लगे हुए हैं, तो उसको पहले रिकग्नाइज करो, पहचानो कि क्या इसी सेल को मतलब जनरेट करने के लिए ये एक्सपेंसेस लगे थे और कॉस्ट लगी थी, तो आप इसको रखो। अदरवाइज अगर वो लगे कि एडवांस का है तो प्रीपेड है तो आप उसको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर दो, फिर यहाँ पे तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर इसको आउटस्टैंडिंग वगैरह है तो आप रख लीजिए, ठीक है। अनसोल्ड गुड्स है, ठीक है, तो आप उसे एज अ क्लोजिंग स्टॉक दिखा के फिर नेक्स्ट ईयर एज अ ओपनिंग दिखा दीजिए, उसको यहाँ से हटा दीजिए, इसमें वो नहीं आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सिंपल मतलब है मैचिंग कॉन्सेप्ट का कि एक्सपेंसेस और कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जो भी रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं, उसको जनरेट करने के लिए जो भी हम कॉस्ट, ठीक है, जो भी हम एक्सपेंसेस करते हैं, उनको पहले पहचान लो सही से कि क्या उसी रेवेन्यू को जनरेट करने में ही ये सारी चीज़ें लगी हैं, कॉस्ट और एक्सपेंसेस लगे, देन आप उसको वहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो मैच करना चाहिए, ठीक है। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस कॉस्ट वो मैच करेगा, मैच करना ही होगा उसको। जैसे मैं कहूँ कि अगर मान लीजिए कि 1 लाख मेरे पास 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए का गुड्स मैं परचेज करूंगा, तो उसी 1 लाख रुपए के गुड्स को तो सेल करूंगा, तो कहीं ना कहीं वो मैच करेगा ना। यहाँ पे प्रॉफिट को नहीं रखना फिलहाल आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। आप ये देखते हैं ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट सिंपल है बहुत ही। ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट का सिंपली मतलब ये होता है स्टूडेंट, वो इतना समझना है कि जो भी हम अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मतलब कि मॉनेटरी टर्म का होना चाहिए जिससे हम किसी रिजल्ट तक पहुंच सके, ठीक है। कोई रिजल्ट तक पहुंच सके मतलब उसका कुछ कंक्लूजन निकाल सके, नहीं कि बेवजह की चीज़ें आपने लिख ली, ठीक है, ऐसा नहीं। उसका कुछ कंक्लूजन निकालना चाहिए, सिंपल से मतलब फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए, और उस फाइनेंशियल कैरेक्टर को का प्रूफ भी कर सके, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट में ये भी चीज़ आती है कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट भी आपके पास होने चाहिए जो उसको प्रूफ भी कर सके वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का है कि नहीं, जैसे इनवॉइस, बिल वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए, स्लिप वगैरह सारी चीज़ें आपके पास वहाँ पर डॉक्यूमेंट ऐसा प्रूफ करने के लिए वहाँ होने चाहिए कि जो भी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है, मतलब वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का है, मॉनेटरी टर्म में मेजर किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एग्जप्शंस, ठीक है। अदर वीडियो में इसके कन्वेंशंस वहाँ पे हम मेंशन डिस्कस कर लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो और कंटेंट्स अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू टू एवरीवन।